थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा था। अब नेपाल जो है वो एक हिंदू किंगडम था पास्ट में, ठीक है। पहले क्या था, नेपाल एक हिंदू किंगडम था, लेकिन अभी मॉडर्न पीरियड में आते आते नेपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है। नेपाल के जो कॉमन पीपल होते हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो एक ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहती है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कैसी हो, ओपन हो, रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। ये लोग चाहते हैं, कॉमन लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन किंग अपनी आर्मी की हेल्प से ही वॉज एबल टू रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। पूरा कंट्रोल होता है किंग का गवर्नमेंट पे। एंड किंग वॉज ऑल्सो एबल टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ना बढ़े, ना फैले, उस चीज़ को भी किंग कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि पहले नेपाल हिंदू किंगडम था, मॉडर्न पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है। लोग जो है क्या चाहते हैं, ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन किंग ही रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। फिर क्या होता है, किंग फाइनली एक्सेप्ट करता है डिमांड को। कौन सी डिमांड को? न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। जो लोगों की डिमांड थी कि हमें क्या चाहिए, एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उस डिमांड को किंग एक्सेप्ट कर लेता है। बट इट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर। 1990s में डिमांड रखी जाती है बाय द पीपल, क्योंकि इस टाइम पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रहा होता है। तो इस मूवमेंट के चलते किंग एक्सेप्ट्स द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द 1990s जो माओइस्ट होते हैं, दे वर सक्सेसफुल अपना पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ाने में इन द पार्ट्स ऑफ नेपाल। और ये जो माओइस्ट लोग होते हैं, ये दे यूज्ड टू बिलीव इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट। तो क्या होता है, इसकी वजह से इट लेड टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है बिटवीन दी माओइस्ट गुरिल्लाज एंड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द किंग, ठीक है। इनके बीच में हमें माओइस्ट गुरिल्लाज और आर्म फोर्सेस ऑफ द किंग के बीच में हमें एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज माओइस्ट यूज्ड टू बिलीव्ड इन आर्म इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट्स एंड दे वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो हमें एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन दी For some period of time, we were able to see this triangular conflict among the monarchist forces, the Democrats and the Maoists. क्लियर यहाँ तक समझ में आया कि क्या सीन चल रहा था जब 1990s में किंग जो है ही एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, बट दिस हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर। फिर 90s में माओइस्ट आते हैं who were able to spread their influence in many parts of Nepal. They believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite, which led to a violent conflict between Maoist guerrillas and the armed forces of the king. And after that, for some time, there was a triangular conflict. Next, this is one part of the story 1990s तक. Second part हम skip करेंगे या jump करेंगे to 2002. 2002 में क्या होता है, जो किंग होता है वो जो पार्लियामेंट होती है उसको अबॉलिश कर देता है, रद्द कर देता है, गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है। एंड अबॉलिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट के साथ जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म कर देता है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है 2002 में। फिर 2006 में एक मैसिव, बहुत लार्ज स्केल में कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होते हैं वेयर द पीपल आर डिमांडिंग फॉर प्रोटेस्ट। और ये जो स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस होते हैं उनको फर्स्ट मेजर विक्ट्री कब देखने को मिलती है, व्हेन द किंग इज़ फाइनली फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच वाज डिसॉल्व्ड बाय द किंग इन अप्रैल 2002। देन ये चीज़ कैसे होती है, देर वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट बाई SPA, दैट इज़ द 7-party अलायंस, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट। इनके नॉन वायलेंट मूवमेंट की वजह से भी काफ़ी इन पे ये इफेक्ट था फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर? इट वॉज इन 2006 मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड एंड देन दे अचीव द फर्स्ट मेजर विक्ट्री। अब ये जो नेपाल का जो पूरा ट्रांजिशन है टू द डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेपाल ने एक यूनिक मूवमेंट देखा अपनी हिस्ट्री में जब उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो कुछ सेक्शंस था नेपाल में जिनको लगता था कि हमें नॉमिनल मोनार्की रखनी चाहिए अभी, विच वुड हेल्प अस टू रिटेन अ लिंक विद द पास्ट, ठीक है। और जो माओइस्ट ग्रुप थे, माओइस्ट ग्रुप अग्रीड कि ठीक है, हम जो हमारा जो बिलीव है आर्म्ड इंसरेक्शन में, हम इस आर्म्ड स्ट्रगल को सस्पेंड करते हैं। क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं। माओइस्ट ने अग्री कर दिया।
तो दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड रैडिकल प्रोग्राम्स। क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रैडिकल प्रोग्राम्स आए विच इज़ रिलेटिंग टू द रीस्ट्रक्चरिंग, विच इज़ रिलेटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये लोग चाहते थे। कौन चाहते थे? माओइस्ट चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शुड बी सम रैडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये होता है। उसके बाद जो पार्टीज़ होती है SPA में, ठीक है, जो पार्टीज़ होती है 7 पार्टी अलायंस में, वो इस चीज़ से अग्री नहीं करती। तो जो माओइस्ट होते हैं, अब ये अलग पार्ट है कि जो माओइस्ट होते हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो दे वर डीपली सस्पिशियस अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इन द फ्यूचर ऑफ द नेपाल। तो क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री है तो इफेक्ट तो रहता ही है। फाइनली 2008 में नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनती है 2008 में। आफ्टर अबॉलिशिंग मोनार्की, पूरी तरह से मोनार्की को अबॉलिश करके 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है और 2015 में वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेता है। और ये पूरी कहानी थी नेपाल की। 1990s डेमोक्रेसी, 2002 किंग रिमूव्ड, 2006 अगेन प्रोटेस्ट, 2008 abolition of monarchy and the नेपाल becomes a democratic republic and 2015 the adoption of new constitution। ये पूरा हमारा टाइमलाइन रहा है नेपाल की हिस्ट्री और स्टोरी का। ठीक है, ये पूरी कहानी थी नेपाल की। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट, विल बी टॉकिंग अबाउट द एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो हमें पता है कि श्रीलंका ने सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जब उसको 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है, तब से श्रीलंका में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिली है। बट इसको श्रीलंका में क्या सीरियस चैलेंज था? ना ही तो वो मिलिट्री से था, ना ही वो मोनार्की से था। इट वॉज फ्रॉम द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू द डिमांड फॉर सक्सेशन बाय वन ऑफ द रीजन्स। श्रीलंका में हमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से जो है डिमांड होता है फॉर सक्सेशन, डिमांड होता है फॉर सक्सेशन। एंड आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस जो पॉलिटिक्स रही है श्रीलंका में, इट वॉज डोमिनेटेड बाय फोर्सेस दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी थी वो थी सिन्हाला कम्युनिटी की। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी। और इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है श्रीलंका में, इट वॉज डोमिनेटेड बाय द फोर्सेस, वो फोर्सेस जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी इन सिन्हाला कम्युनिटी के इंटरेस्ट को। तो अब ये जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर हॉस्टाइल टू द तमिल पीपल, टू द तमिल्स। ये तमिल्स दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, और ये तमिल्स दे हैड सेटल्ड इन श्रीलंका। सो ये सिन्हाला दे आर हॉस्टाइल टू दीज तमिल्स। और ये माइग्रेशन इंडिपेंडेंस के बाद तक भी चल रहा था। जो सिन्हाला नेशनलिस्ट थे वो सोचते थे कि श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस टू द तमिल। श्रीलंका को तमिल्स लोगों को, तमिल जो है उनको कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बिकॉज जो श्रीलंका है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिन्हाला लोगों का है, ऐसा मानना था सिन्हाला नेशनलिस्ट का। तो ये जो नेग्लेक्ट है ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। ये जो नेग्लेक्ट है ऑफ तमिल कंसर्न्स, तमिल लोगों का जो कंसर्न था उसको क्या किया गया? नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया गया। इसकी वजह से हमें मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म देखने को मिलता है। मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1983 के ऑनवर्ड्स जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको हम लिट्टे भी बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक आर्म स्ट्रगल फाइट कर रही थी फॉर किसके साथ? विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि उनका डिमांड था तमिल एलम के लिए एक सेपरेट स्टेट फॉर द तमिलियन, सेपरेट कंट्री फॉर द तमिलियंस ऑफ श्रीलंका। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आया, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय लिट्टे, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। समझ में आया कि क्या होता है कि बेसिकली जो आपके क्या होते हैं, सिन्हाला नेशनलिस्ट होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो श्रीलंका है इट बिलोंग्स टू द सिन्हाला कम्युनिटी एंड हेंस वी शुड निगलेक्ट द तमिल कंसर्न्स। तो एंड वी शुड नॉट गिव कंसेशंस टू तमिल्स। तो जो ये तमिल कंसर्न्स का निगलेक्ट है, इसकी वजह से मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। 1983 में
मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये एक आर्म स्ट्रगल फाइट करती है अगेंस्ट द आर्मी ऑफ द श्रीलंका इन परसूट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिलियंस। अब क्या होता है कि जो श्रीलंका की प्रॉब्लम है इट इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एज वेल, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एज वेल। जो इंडिया में लोग हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो एक कंसिडरेबल प्रेशर था तमिल पीपल का इन इंडिया टू द इफेक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल इन श्रीलंका। मतलब जो तमिल लोग थे इंडिया में वो इंडिया की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे कि यू शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल हु आर देयर इन श्रीलंका। इतना ज़्यादा प्रेशर जो है तमिल पीपल इंडिया में गवर्नमेंट पे बना रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो टाइम टू टाइम नेगोशिएट करती है विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल्स को लेकर। फिर 1987 में फाइनली जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो डायरेक्टली श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व होती है एंड इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट इन द तमिल्स। तो अब पिक्चर में कौन आ गया, श्रीलंकन की आर्मी या श्रीलंकन वाला रीजन और ये आपका लिट्टे और इंडियन आर्मी भी आ चुकी है अब प्ले में। अब 3 लोग यहाँ पे एक फ़ाइट होगी। इंडियन आर्मी लिट्टे के साथ फाइट में आ गई थी, ठीक है, और जो प्रेजेंस था इंडियन ट्रूप्स का वो श्रीलंका को पसंद नहीं आ रहा था। जो श्रीलंका के लोग थे तो इनकी भी कुछ एनिमी हो गए थे इंडियन आर्मी। तो ये जो अटेम्प्ट था इंडिया का श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का, वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाई थी एंड जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी दे हैड टू बी पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जो श्रीलंकन क्राइसिस है इट कंटिन्यू टू बी वॉयलेंट। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे और आइसलैंड दे ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग द वेरिंग ग्रुप्स बैक टू नेगोशिएशंस। फाइनली ये कब ख़त्म होता है, जब लिट्टे वैनक्विश होती है 2009 में। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज़ रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। श्रीलंका it is one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of the population and the first country in the region to liberalize the economy. This is a very important thing कि उसने पहली कंट्री है रीजन में जिसने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया है, कंट्रोल किया है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी रहा है। डिस्पाइट ऑल द कन्फ्लिक्ट इट हैज़ मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। एंड विद दैट हमारा ये वाला टॉपिक भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के इंडिया पाकिस्तान के साथ कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज्ड है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हम कुछ एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। पोस्ट कोल्ड वॉर कब रहा है, 1991 के बाद जो टाइम रहा है वो पोस्ट कोल्ड वॉर का टाइम रहा है। इट हैज़ नॉट मेंट द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस इन दिस रीजन। इस रीजन में कोई टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं हुए हैं, बल्कि हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी में भी या फिर हमने कुछ एथनिक डिफरेंसेस देखे हैं, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनेशनल नेचर के भी हुए हैं। तो जो मोस्ट सेलिएंट और ओवरवेलमिंग है इन कॉन्फ्लिक्ट्स में है वो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद तुरंत ही हमें एक प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कश्मीर इशू, है ना। तो दोनों ही कंट्रीज़ दे गॉट एम्ब्रॉयड इन द कन्फ्लिक्ट ओवर द फेट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के ऊपर दोनों कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कश्मीर हमारा है, इंडिया बोलती है कश्मीर हमारा है। तो हमें वॉर्स देखने को मिली है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 to 48, ठीक है। 1947 से 48 में हमने वॉर देखी है। फिर 1962 में एक वॉर हुई थी चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जब हम हार गए थे तो पाकिस्तान को ऐसे ना थोड़ा लग रहा था कि इनकी इकनॉमी भी डूबती जा रही है, चाइना से भी हार गए तो पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। तो 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो 47 और 48 की वॉर थी उससे क्या हुआ था, डिवीज़न हो गया था पाकिस्तान, डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो कश्मीर है बेसिकली वो डिवाइड हो गया था इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम POK बोलते हैं और इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, विच वॉज डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस वॉज डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन 1965 में जो वॉर हुई थी ना उससे भी कुछ ऐसे इस इशू का कोई रिजॉल्वमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। ये होता है फिर 1971 में हम वापस से लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पर तब भी कश्मीर का जो इशू था दैट रिमेन अनसेटल्ड।
इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है विद पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ओवर द स्ट्रेटेजिक इशूज़ लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। तो स्ट्रैटेजिक इशूज़ में भी कन्फ्लिक्ट रहता है हमारा, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल, आर्म्स का एक्विजिशन, और जो आर्म्स रेस है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, इसने नया कैरेक्टर तब लिया जब दोनों कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स अगेंस्ट ईच अदर दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दैट। तो 1998 में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करता है इन पोखरन, और उसी के कुछ दिन बाद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन शगाई हिल्स। तो पाकिस्तान कहाँ करता है? शगाई हिल्स में। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान सीम टू हैव बिल्ट अ मिलिट्री रिलेशनशिप इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर हैज़ डिक्लाइंड, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। तो अगर वो लड़ाई छेड़ते भी तो दोनों साइड में बहुत तबाही मचेगी। बट बोथ द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे पे वो तो होता ही है। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि दे आर यूजिंग अ स्ट्रैटेजी ऑफ लो की वायलेंस। कैसे? बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स with arms, training, money and protection to carry out terrorist strikes. इंडियन गवर्नमेंट ये मानती है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हैव एडेड द प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इन द ड्यूरिंग द पीरियड 1985 to 1995। उसकी जो स्पाई एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो इन्वॉल्व है इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन्स इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट विच इज़ ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और उसकी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ब्लेम करती है फॉर फोमेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान की जो सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंसेस है उसमें ट्रबल क्रिएट कर रही है इंडिया, और इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी ऐसा पाकिस्तान बोलता है। इंडिया एंड पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स रही ओवर रिवर वाटर एज वेल। 1960 तक एक आर्ग्यूमेंट था कि इंडस बेसिन का कितना पानी कहाँ जाएगा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से दोनों एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं विच हैज़ सर्वाइव टू दिस डे इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, बट देर आर स्टिल सम माइनर डिफरेंसेस अबाउट द इंटरप्रिटेशन। The two countries are not in an agreement over the demarcation line in Sir Creek at Run of Kutch. तो ये डिस्प्यूट लगता तो छोटा है, but there is an underlying worry that how the dispute gets settled may have an impact of the control of sea resources. तो इसलिए they're holding negotiations on all these issues. फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड इट्स सेकेंड लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स।